नमस्कार, डीबी लाइव दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपका ये नया साल काफी ज्यादा अच्छा रहे। इसी के साथ बात करते हैं कि दिल्ली चुनाव को लेकर भले ही चुनाव आयोग ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है, बस कह सकते हैं कि अगले हफ्ते तक शायद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन इससे पहले जो है दिल्ली की सियासत लगातार गरमाई हुई है। दिल्ली में तमाम मुद्दे जो है लगातार गरमाए जा रहे हैं। पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि मतदाताओं को लेकर के तो तमाम सवाल उठ ही रहे थे, और इस चुनाव में अब जो है आरएसएस प्रमुख की भी भूमिका अब आने लगी है। जी हां, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के जो पूर्व सीएम हैं, आरएसएस प्रमुख को उन्होंने यानी कि मोहन भागवत को एक पत्र लिखा है, यानी कि दिल्ली चुनाव में अब संघ की भी एंट्री हो गई है। तो इस पत्र में क्या कुछ लिखा है और क्या है ये पूरा मामला, इस बारे में जानकारी देंगे हमारे सहयोगी यश। क्या है ये मामला और अब दिल्ली चुनाव में क्या संघ की भी एंट्री हो गई है? जी धन्यवाद मानसी। देखिए, जैसे अभी आप देख रही हैं दिल्ली में अब नया साल शुरू हो चुका है पूरे देश में, और जो दिल्ली में जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उस सर्दी में दिल्ली का जो चुनावी पारा है वो गर्माता हुआ दिख रहा है। और आप देखेंगे कि नए साल में केजरीवाल ने नया दांव चल दिया है। मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखकर उन्होंने 4 सवाल पूछे मोहन भागवत से और पूछा है कि इन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। क्योंकि आमतौर पर मोहन भागवत जो है तमाम जगहों पर, नागपुर की बात करें या यूपी की बात करें, तमाम जगहों पर हाल ही में वो समारोह करते हुए नजर आए थे और घंटों घंटों तक उन्होंने कई मुद्दों पर बातें की थी। लेकिन सवाल यही उठता है, जब मोहन भागवत इतना बोलते हैं तमाम समारोह में, तो वो बीजेपी की जो कार्यशैली है, बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है, उसके जो तमाम वरिष्ठ नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिन पर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार उंगली उठा रहे हैं, उस पर मोहन भागवत कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते हैं मानसी। इसी को लेकर केजरीवाल ने अब चिट्ठी लिखकर ही पूछ लिया है कि आप तो खुद से बोलेंगे नहीं, तो हमारे ही सवाल हैं, आप इस पर अपनी चुप्पी तोड़िए और इतनी जो आप बातें करते हैं उसमें आप इन सवालों का जो जवाब है वो भी शामिल करें और बताएं। तो इस चिट्ठी में मानसी नए साल में एक तरह से नया दांव चलते हुए केजरीवाल ने जो सवाल पूछे हैं उन पर एक एक करके हम नजर डालते हैं और देखते हैं कि उन सवालों से केजरीवाल क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, पहला सवाल अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं मोहन भागवत से कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं केजरीवाल? जो गलत किया, अब गलत तो बहुत कुछ किया विपक्ष के नज़रिए से देखा जाए तो। आप देखिए, केजरीवाल ने जो आरोप लगाया था वोट काटने का, कि जैसे ही बीजेपी को ये भनक पड़ी कि अब दिल्ली में उसकी दाल नहीं गलने वाली है और 25 साल से जो सूखा वो झेल रही वो 30 साल में तब्दील होने वाला है, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी पहले से ही ग्राउंड लेवल पर उसके जो छुटभइये नेता हैं उन लोगों को लगा दिया उसने मैदान में कि आप वोट काटने का काम जो है शुरू कीजिए। और इसको लेकर बाकायदा उन्होंने पूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरी जो एक तरह से कागजात हैं वो पेश किए थे उन्होंने, और तमाम विधानसभाओं की उन्होंने जानकारी पेश की थी कि कैसे अनर्गल तरीके से, आप देखिए इतने सारे जो आवेदन हैं नाम काटने के वो आ रहे थे। ऐसे लोगों को बताया जा रहा था कि इनकी डेथ हो गई है या ये विस्थापित हो गए, इनका नाम काटा जाए। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर जाकर देखा गया और केजरीवाल ने जो है चुनाव आयोग से जाकर बात की, तब इस मामले में चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया। लेकिन हमारी टीम भी उसके लिए गई थी, ग्राउंड लेवल पर जाकर सर्च भी किया था और लोगों से बात भी की थी। तो सरासर जो बीजेपी के जो छुटपैया नेता हैं उनके द्वारा जो चीज की जा रही थी उसका कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा हुआ था जब डीबी लाइव की टीम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए वहां गई थी। जी बिल्कुल, ये तो हुआ ही था और तमाम जो ये चीजें हैं ये खुलकर सामने आई थी, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि इस बार भी जो है वो एक तरह से केजरीवाल हैट्रिक करते हुए दिख रहे हैं दिल्ली में, और इस बार भी जो है बीजेपी जो है एक तरह से औंधे मुंह गिरती हुई नजर आएगी इस बार। और वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भी दिल्ली में स्थापित नहीं हो सकी है मानसी। उसकी सीटें इतनी आती हैं कि जितनी आप एक हाथ की उंगलियों में ही गिन लें, 2 सीटें 3 सीटें, यानी आप एक विपक्ष के नाम पर भी आपको वहां कुछ नहीं है, यानी आप एक तरह से हाशिए पे चले गए। तो बीजेपी का यही हाल है। एक तो बंगाल का किला वो अब भेद नहीं पाते हैं, सारी जो चाणक्य नीति उनकी बंगाल में और दिल्ली में धरी की धरी रह जाती है। तो इसको लेकर जो है केजरीवाल ने पूछा है। लेकिन उन्होंने एक सवाल और किया इसमें मानसी कि बीजेपी ने जो कुछ भी गलत किया उस पर आरएसएस प्रमुख का क्या कहना है। गलत में तो यह भी आता है मानसी कि जो अंबेडकर का अपमान किया गृह मंत्री अमित शाह ने, लगातार गृह मंत्री अमित शाह पर केजरीवाल हमलावर रही है। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था जो गृह मंत्री के हाथों में है उसकी कमान, उसको लेकर तो सवाल उठाते ही रहे। लेकिन गृह मंत्री एक बार और फंस गए, ऐसे दलदल में फंसे कि जितना हाथ पैर मारेंगे और धंसते चले जाएंगे। तो उन्होंने जो सवाल पूछा है वो उसमें, इस सवाल में आप देखिए गलत शब्द जो इस्तेमाल किया उन्होंने कि बीजेपी ने जो गलत काम किया है उस पर आरएसएस प्रमुख का क्या कहना है। गलत में यह भी आता है मानसी कि इन्होंने जो अंबेडकर को लेकर बयान दिया कि अंबेडकर का एक ट्रेंड फैशन चल पड़ा है। जब अमित शाह की राजनीतिक पारी के, अमित शाह का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से अंबेडकर जो है उनको देश जानता है। और आज अगर अमित शाह किसी संवैधानिक पद को संभाल रहे हैं, चाहे वो गुजरात के गृह मंत्री रहे हो, चाहे आज केंद्रीय गृह मंत्री हैं, अगर
लोकसभा में, राज्यसभा में अमित शाह ये कह रहे हैं कि आजकल अंबेडकर अंबेडकर कहने का फैशन चल पड़ा है, तो उस सदन में जाने की भी ताकत उनको उस संविधान से मिली है, ये अमित शाह को नहीं भूलना चाहिए। इस पर आमतौर पे इशारों में नसीहत देते हुए नजर आते हैं मोहन भागवत कि लोगों को अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। इन मुद्दों पर खुलकर आरएसएस प्रमुख क्यों नहीं बोलते हैं, यह सवाल भी किया मानसी उन्होंने। इसके साथ ही साथ आप देखिए दूसरा सवाल जो केजरीवाल ने किया है कि बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? मानसी, आपने ही ये खबर उसमें दिखाई थी और डीबी लाइव ने ये खबर ब्रेक की थी। हमारे जो रिपोर्टर हैं इकरार, उन्होंने ग्राउंड पे जाकर ये खबर ब्रेक की थी और यहाँ जो लाइव ब्रेकिंग होती है, समीरा आत्मजमेश और अमलेंदु जी जो लाइव करते हैं, उस दौरान सबसे पहले ये खबर हमने ब्रेक की थी और हमारे बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा किया था। यानी सबसे एक तरह से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये खबर हम लोगों ने ब्रेक की थी मानसी, और जो इकरार है उन्होंने ग्राउंड पे जाके ये बताया था कि जो बीजेपी के नेता हैं परवेश वर्मा, वो महिलाओं को अब मालूम है जब जीतना नहीं है कौन सी योजना के तहत अब 1100 रुपए बांट रहे हैं महिलाओं को, और जब वो महिलाएं निकल रही हैं तो वो बता भी रही हैं, इकरार हो गए और तमाम जो हो गए उनको सब बता रही हैं कि हमें 1100 रुपए बीजेपी के जो नेता हैं परवेश वर्मा वो बांट रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह ये रहे हैं कि आप हमें ही वोट देना इस बार, यानी आप पैसों से महिलाओं का वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा था तो आपकी इतनी राज्यों में सरकारें हैं, वहां आप महिलाओं के लिए कोई ऐसी योजना लाते जिससे उनको कोई एक योजनाबद्ध तरीके से आप पैसे देते तो उनको कोई आर्थिक सुरक्षा भी मिलती, आर्थिक संबल भी मिलता। लेकिन एक तरह से आप घूस बांटने का काम कर रहे हैं महिलाओं को, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। उनकी सफाई भी ये आई थी सामने कि हम तो आर्थिक सहायता करने की कोशिश कर रहे थे। चुनाव के समय ही इनको इनकी आर्थिक सहायता याद आती है मानसी। और दूसरी चीज आप देखिए, इसमें महिलाएं सिर्फ पैसे का लिफाफा लेकर बाहर नहीं निकल रही थी, इसके साथ ही साथ उनके साथ एक पैम्फलेट भी था, एक पर्ची भी थी। उस पर्ची में किसकी तस्वीर थी? भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर थी और नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। आपको सहायता करनी है तो आपको नरेंद्र मोदी की फोटो की जरूरत क्या पड़ रही है? आपको नड्डा की तस्वीर की जरूरत क्या पड़ रही है? आपको अगर सहायता करनी है तो आप 1000 रुपए 1100 रुपए आप दे रहे हैं, तो किस योजना के तहत दे रहे हैं? क्या दिल्ली में आपकी सरकार है? क्या बीजेपी की सरकार है दिल्ली में? अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो किस योजना के तहत आप इसको दे रहे हैं? और अब तक इस योजना का क्या था? 4-5 साल से किस स्थिति में थी? तो चुनाव आते ही एक तरह से जो है आप घूस देने का काम कर रहे हो, और इस पर जो है मोहन भागवत को चुप्पी तोड़ने के लिए कहा है अरविंद केजरीवाल ने। आप देखिए अगला सवाल जो पूछा है केजरीवाल ने इस चिट्ठी में कि बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है ये जनतंत्र के लिए सही है? यानी जिनको ये बीजेपी वाले ये कहने की जो बांग्लादेश से आके पूर्वांचल रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पे आके बस गए, ये आरोप लगा रहे हैं, तो इनका ये कहना है कि ये तो पूर्वांचली हैं। इनको जो बीजेपी के लोग हैं इस तरीके से बता रहे हैं कि ये तो रोहिंग्या मुसलमान है, रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं और इनका जो है नाम कटना चाहिए वोटर लिस्ट से। आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना है कि ये आम आदमी पार्टी के हमारे वोटर्स हैं, और बीजेपी नहीं चाहती कि जो आम आदमी पार्टी का जो ये स्ट्राइक रेट चल रहा है, जो पिछले 2 बार से वो चुनाव जीतती आ रही है, वो जारी रहे। वो चाहती है कि इनका वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं गिर जाए, इनके जो कोर वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं छिटक जाएं, तो और वो वोट देने से, यानी उनका जो मताधिकार है, वोट देने का जो अधिकार है, उससे वंचित रह जाए मानसी। इसको लेकर जो विपक्ष का आरोप है आम आदमी पार्टी का, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी का जो आरोप है, विपक्ष तो यही है, बीजेपी ही है यहाँ पे, तो इनका यही आरोप है मानसी कि ये लोग वोट काटने का काम कर रहे हैं। अब सवाल ये भी उठता है, अगर बीजेपी वाले ये आक्षेप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार में बांग्लादेश से लोग आके यहाँ बस गए हैं, तो दिल्ली लैंडलॉक्ड स्टेट है, यानी इसके आसपास कोई समुद्र या कोई ऐसा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। ये लोग हवा में उड़ के नहीं आ गए हैं, दिल्ली में आए होंगे तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आए होंगे, और इंटरनेशनल बॉर्डर किसके हाथों में होता है? केंद्र सरकार के हाथों में होता है। तो यानी आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये, और आप उसको क्रॉस करके अंदर आ रहे हैं, तो सवाल केंद्र सरकार पे उठते हैं कि आपके होते हुए आप जो हम पिछले 10-11 साल से सत्ता का सुख भोग रहे हैं, और एक बैसाखी सरकार, इस बार की सबसे कमजोर सरकार तीनों कार्यकाल में, वो यहाँ बनी है, तो आपके अधिकार क्षेत्र में रोहिंग्या बांग्लादेशी जो जिसको आप क्लेम कर रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी नकार रही है उनके इस दावे को, वो आपके होते हुए आ गए। और आप याद कीजिए मानसी, अभी जब झारखंड का चुनाव हुआ उस समय भी लोग यही कह रहे थे कि घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए आ गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और जहां उन्होंने घुसपैठिए का मुद्दा चलाया, उस पूरे क्षेत्र में सिर्फ 1 सीट जीत पाई बीजेपी। पूरा ये एक तरह से बैकफायर कर गया, बूमरैंग कर गया उन पर ये मुद्दा। और अब उसी घिसी पिटी स्क्रिप्ट को, यानी ये स्क्रिप्ट नहीं चली, अब उसी घिसी पिटी स्क्रिप्ट को ये दिल्ली में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो जनता है उसको पहले ही, आज उनका सोशल मीडिया इतना सशक्त है कि जब तक बीजेपी इन मुद्दों को लेकर उनके तमाम विधानसभाओं में पहुंचेगी, उससे पहले केजरीवाल ये मैसेज पहुंचा चुके होंगे कि बीजेपी इस तरह के पैंतरेबाजी में लगी हुई है, तो आम आदमी पार्टी जो है उसके कोर वोटर्स कहीं भी बीजेपी के झांसे में ना आए। तो ये एक तीसरा सवाल है मानसी। चौथा सवाल है कि क्या
आरएसएस को नहीं लगता बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है। मानसी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और भारत इस लोकतंत्र में सबसे पवित्र प्रक्रिया होती है वोटिंग। आप अगर उसको ही धूमिल करने की कोशिश करें, उस पर ही धब्बा लगाने की कोशिश करें, तो फिर सवाल उठता है कि सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र बचा ही कहां? क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी जिनके हाथों में है, अगर वही इस चीज को तार तार करने पे आ गए तो सवाल ये उठता है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं क्या निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, और अभी आप देखिए जनवरी का महीना शुरू हुआ है, जैसे जैसे दिन बीतेंगे केजरीवाल तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। अभी उन्होंने सारे 70 विधानसभा क्षेत्रों की जानकारियां नहीं दी हैं, जितने दी हैं वो बहुत ही चौंकाने वाली हैं। कि एक आदमी आवेदन कर रहा है कि 300 लोगों का नाम काटना है, 2 लोग आवेदन कर रहे हैं कि 500 लोगों का नाम काटना है। इन 1 या 2 लोगों को क्या परेशानी हो गई 300 लोगों से? पहली चीज यह है, अगर नाम काटने का आवेदन किया जा रहा है तो इसमें नियमों की अनदेखी की जा रही है। मानसी, एक आदमी जो है एक दिन में 10 आवेदन से ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन यहां पे थोक में कई सारे पेपर्स दाखिल किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये लोग विस्थापित हो गए या मर गए, इनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाए। तो इस तरीके की तमाम धांधलेबाजी यहां पर देखी जा रही है मानसी, जैसा आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है। अब देखना यह होगा कि जो मोहन भागवत है वो इस पर क्या जवाब देते हैं। और याद करा दें मानसी कि अभी 25 सितंबर को केजरीवाल ने एक और चिट्ठी लिखी थी, उसका जवाब भी मोहन भागवत ने नहीं दिया है। आप देखिए किस तरीके के सवाल हैं ये अरविंद केजरीवाल के। उन्होंने पूछा था कि जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देकर ईडी सीबीआई का डर दिखाकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए सही है? क्या आप ये नहीं मानते भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? यानी ईडी सीबीआई का जो डर है, जो हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा था मानसी, कि एक तरह से जब लैंडस्लाइड हुआ था वायनाड में, तो रात को 1:55 पे राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि मुझे ईडी के ही अंदरूनी सूत्रों से खबर मिली है कि मुझ पर रेड होने वाली है। यानी राहुल गांधी को भी पता चल गया था और बीजेपी भी ये भांप गई थी कि राहुल गांधी का कद इतना बढ़ रहा है कि लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा डेंट दे सकते हैं, और उन्होंने दिया भी। आप देखिए 400 पार का दावा करने वाले 240 में आके सिमट गए। एक तो ये हो गया, लेकिन जिनको ये जेल में डाल पाए, क्योंकि मालूम था राहुल गांधी को अगर जेल में डालेंगे तो ये जो 240 आ रही ये भी नहीं आएगी और सत्ता पूरी तरह से हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए राहुल गांधी ने जैसे ही आशंका जाहिर की, इन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। वरना इसमें कोई शक नहीं है मानसी कि इसमें राहुल गांधी को भी जेल में डालने की इनकी योजना थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, अरविंद केजरीवाल को इन्होंने जेल में डाला, इन्होंने हेमंत सोरेन को जेल में डाला, इन्होंने पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की। तो इनकी ये जो राजनीति है, जो हर स्क्रिप्ट इसी तरह की स्क्रिप्ट हर राज्य में ये लोग चलाते हैं, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने ये पूछा था। इस पर मोहन भागवत कुछ नहीं बोलते हैं, तमाम मुद्दों पर वो बोलते हैं। इवन 5-5 घंटे तक उनका भाषण चलता है लगातार। लेकिन मोहन भागवत को चाहिए कि वो इन मुद्दों पर भी बोलें। अगर आप पेरेंट संस्थान है, आपकी कोख से ही अगर बीजेपी का जन्म हुआ है, तो आप एक तरह से माँ है उसकी, तो आपको बताना चाहिए कि आपका बेटा अगर गलत कर रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो कान पकड़कर आप उसको सीधे रास्ते पर लेकर आए। आप देखिए, दूसरा है कि देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले उन्होंने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह ने भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन बाद उन्हें ही बीजेपी में शामिल कर लिया गया। आप देखिए आम आदमी पार्टी में हाल ही में किन लोगों ने सदस्यता ली थी। आप शंटी को देखें, कुमार शंटी जो थे पद्मश्री से सम्मानित, एम्बुलेंस मैन के नाम से मशहूर, यूपीएससी कोच अवध ओझा, ये ऐसे नाम है जो निर्विवाद हैं, ये व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं, इनकी समाज में एक तरह से इज्जत है और इन पर किसी प्रकार का कोई धब्बा नहीं लगा है। ये बिल्कुल आम लोग हैं और आम जनता इनको देखती है, पहचानती है। ये ऐसे लोग नहीं है जो बड़ी बड़ी कारों में काले शीशे लगा के घूमते हैं और सिर्फ चुनाव के समय ही दिखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए या फिर कुछ जन योजना या जन जो काम है उनको लेकर जुड़े हुए। जी बिल्कुल, ऐसे मकसद लेकर वो आए हैं कि कुछ उससे जन सरोकार का काम हो। और इसमें आप एक और नाम देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा, वो भी पहले कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में आके उन पे जितने आरोप थे वो सब वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो ये भी सवाल है कि जितने भ्रष्टाचारी होते हैं उनको आप अपनी पार्टी में लेके वॉशिंग मशीन में धो देते हैं और उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। तो ये दोहरा रवैया क्यों? आप भ्रष्टाचार को अगर जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो फिर कोई भी हो आपकी पार्टी को आप कार्रवाई कीजिए। तो एक तरह से ये भी उन्होंने सवाल पूछा था मानसी। तीसरा सवाल पूछा था, देखिए अभी जो हमने बात की कि बीजेपी आरएसएस की ही कोख से पैदा हुई है। कहा जाता है कि देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। क्या आप आज की बीजेपी के कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए कहा है? मोदी जी खुद आकर तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे नहीं या माफी तो नहीं मांगेंगे। उनसे पूछा जाए तो अमित शाह की ओर माइक बढ़ा देते हैं। तो यही पूछा गया कि अगर आप बीजेपी का जन्म आरएसएस की कोख से हुआ है तो एक मां होने के नाते उसे ही कान पकड़ के कान मरोड़ना चाहिए और बोलना चाहिए कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सही रास्ते पे आइए। और इस बार आपको बहुत बड़ा झटका भी लगा है। समझदारी इसी में होती है कि
जब 400 पार का दावा करने वाले 240 में सिमट जाएं और इतना बड़ा झटका लगे तो आपको फिर सीधे रास्ते पे चलना चाहिए। तो एक तो ये उन्होंने पूछा था। जेपी नड्डा ने चुनाव के दौरान कहा था कि बीजेपी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, आरएसएस बीजेपी की मां समान है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लगा है? यानी चुनाव से पहले बीजेपी को इतना गुरूर हो गया था इस बात का मानसी कि अब उनको आरएसएस की भी ज़रूरत नहीं है। ये उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था, जिनकी अभी विदाई होने वाली कुछ दिन में। अब पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा, कौन मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन ये भी उन्होंने कहा था। यानी जिस माँ ने पाल पोस के बड़ा किया उसको ही आंखें दिखाने लगे थे जेपी नड्डा। तो इस गुरूर पर भी उन्होंने सवाल किया। और आखिरी सवाल मानसी, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं कि बीजेपी ने ये नियम बनाया था कि कोई भी 75 साल का होगा तो उसके बाद उसको रिटायर होना पड़ेगा। आडवाणी जी के साथ इन्होंने यही किया, मुरली मनोहर जोशी के साथ इन्होंने यही किया। मोदी जी 75 साल के हो चुके हैं, इनको रिटायर क्यों नहीं किया गया? इनको मार्गदर्शक मंडल का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया? इनको उसी दीर्घा में शामिल क्यों नहीं किया गया कि आप बस अब आशीर्वाद देने के लिए ही रह गए हैं? अभी भी आप प्रधानमंत्री क्यों बने हुए हैं? ये दोहरा रवैया क्यों? अगर भाजपा में ये नियम है तो फिर सभी पे लागू होना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी जो नियम है उससे भी ऊपर हो गए? तो इस तरीके के सवाल है मानसी 25 सितंबर को भी पूछा गया था और ये नया साल में जो है केजरीवाल ने फिर से सवाल पूछे। अब देखना होगा कि इस पे आरएसएस प्रमुख कोई जवाब देते भी हैं या फिर से चिट्ठी को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब दिल्ली चुनाव में जो है संघ की भी एंट्री हो गई, यानी कि आरएसएस की भी एंट्री हो गई। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस पत्र का जो अरविंद केजरीवाल ने लिखा है मोहन भागवत को, उसका जवाब वो क्या देते हैं। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली की जो सीएम है आतिशी, उन्होंने एलजी पर आरोप लगाया है कि वो कई ऐसे दिल्ली में धार्मिक जो मंदिर हैं, खासतौर पर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए मंदिर हैं, उन्हें तोड़ने के आदेश दिए जा रहे हैं। क्या है ये खबर और क्या पत्र लिखा है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए मानसी, एलजी ने 22 नवंबर 2024 को एक मीटिंग की थी। इसमें जो है धार्मिक संस्था समिति जो होती है उसकी मीटिंग होती है। उसमें ये एलजी के थ्रू ये आदेश गया था कि दिल्ली में कुछ धार्मिक ढांचे हैं, हिंदू मंदिर हैं और बौद्ध मंदिर हैं, उनके ढांचे हैं, उनको ढहाया जाएगा और वहाँ कुछ जो है पब्लिक प्लेस में कुछ डेवलप किया जाएगा, कुछ निर्माण कार्य होगा, ये कहा गया था। आप देखिए 2023 तक प्रक्रिया ये थी कि एलजी के पास जो ये आदेश जाता था ये सीएम से होकर भी गुजरता था, लेकिन इस बार इस रूल को फॉलो नहीं किया गया। इस पर आतिशी ने सवाल उठाए हैं और उनका यही कहना है कि ये जो प्रक्रिया है ये गलत है। दिल्ली में और भी कोई अगर आपको जगह मिलती है तो वहां आप उसका निर्माण कर सकते हैं। आप धार्मिक स्थलों को तोड़ने की बात मत कीजिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी की जो विचारधारा है उससे जुड़ा हुआ है। एक तरफ आप अयोध्या में मंदिर बना के वोट पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक तरह से उन्होंने एलजी को ये कहा था मानसी, वीके सक्सेना को, कि आप बीजेपी के प्रॉक्सी के रूप में काम कर रहे हैं। यानी बीजेपी जिस तरीके का काम संभल वगैरह में कर रही है कि मंदिर धार्मिक स्थलों की खुदाई करो, उनको तोड़ो, उनको ध्वस्त करो, उनको विखंडित करके अंदर से मंदिरें निकालो, तो ये काम आप यहाँ करना शुरू कर दिए हैं दिल्ली में। दिल्ली का इससे सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं आप चुनाव से पहले। धार्मिक चीजें भी जो है दिल्ली में भी लाने की कोशिश की जा रही है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए चुनाव से पहले बीजेपी के पास होता क्या है, यही सब तमाम मुद्दे होते हैं। धर्म के मुद्दे पे लड़ाएगी, वो घुसपैठियों का मुद्दे पे लड़ाएगी, या ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके नेताओं को जेल में भेजेगी, पार्टियों को तोड़ने का काम करेगी, खरीद फरोख्त करेगी विधायकों की, सांसदों की। उसका यही पैंतरा है, यही उसकी स्क्रिप्ट है और वो इसी पे काम करती है मानसी। तो इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि ये जो बीजेपी जिस तरीके से काम करती है उस तरह की भाषा एलजी बोलते हुए दिख रहे हैं, तो एलजी क्या स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं या बीजेपी जिस तरीके की राजनीति करती है, क्या एलजी की जुबान से बीजेपी ये काम बोल रही है, बीजेपी ये बात बोल रही है और बीजेपी ये काम करवाना चाहती है? तो उन्होंने देखिए क्या कहा था कि जो लिस्ट सामने आई उसमें कई मंदिर और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थल शामिल हैं। दलित समुदाय की वहां मान्यताएं हैं, अगर वहां तोड़फोड़ होती है तो उन समुदायों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। दिल्ली के लोगों से मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप ऐसी तोड़फोड़ ना करवाएं। आपको याद होगा मानसी, 2020 में फरवरी में दिल्ली के दंगे हुए थे, उस समय 2020 में चुनाव हुए थे, फरवरी का महीना फिर आ रहा है मानसी, और आप देखिए बीजेपी फिर से उसी रंग की राजनीति करना चाहती है कि दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी में कोई सांप्रदायिक दंगा हो, कोई दंगा फसाद हो और उसमें जो है बीजेपी कहीं ना कहीं फायदा ले जाए। तो ये बहुत ही पुरानी राजनीति, घिसी पिटी राजनीति और बहुत ही दोयम दर्जे की राजनीति जो है बीजेपी करती हुई दिख रही है। और इसी को लेकर जो है आतिशी ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि आप ये जो काम करना चाहते हैं कि धार्मिक स्थल तोड़ रहे हैं, वो भी ऐन चुनाव से पहले, इसके पीछे जो मंशा है वो यही समझ में आ रही है कि आप धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देना चाहते हैं। जिस तरह से जो संभल में हुआ और तमाम जगहों पर जो हो रहा है उसी को आप यहाँ पर दोहराना चाहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल,
आपने ठीक कहा कि जो बीजेपी की जो सरकार है, यानी कि बीजेपी जो है कोशिश कर रही है कि वो उनकी केंद्र में सरकार आ सके। इसके लिए आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि अब वो दिल्ली चुनाव में जो है धार्मिक मुद्दे लेकर आ रही है, ताकि वो लोगों का जो वोट है वो अपने प्रति ला सके और इन मुद्दों पर लड़ सके। क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि बीजेपी के पास तो कोई रणनीति है ही नहीं है, और इसी वजह से वो अभी तक अपना सीएम फेस तक घोषित नहीं कर सकी कि आखिर किसे सीएम फेस बनाना चाहिए दिल्ली चुनाव के लिए। और इसी के साथ ना ही तो कोई वो योजना लेकर आ पाई है कि अगर दिल्ली चुनाव में अगर वो आते हैं तो कौन कौन सी घोषणाएं हैं जो वो जन योजनाएं जो है उनके लिए लागू कर सकते हैं, ला सकते हैं। चुनाव के दौरान वो भी चीजें नहीं कर पा रहे, यानी कि पूरी तरीके से बीजेपी जो है इस समय ड्रिल होती नजर आ रही है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। इसके साथ आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल जो है चुनाव की तारीखों से पहले लगभग पूरी तैयारी कर चुके हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी लगातार कई योजना का जो है घोषणा कर रही है, कई योजनाओं को लेकर आ चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की एक योजना है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कल से शुरू कर दिए गए हैं। और इस योजना के बारे में आपको बता दूं कि अभी तक इस तरीके की योजना जो है किसी भी राज्य में, या कह सकते हैं कि हमारे भारत में अभी तक नहीं आई है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। यश, क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल के इस दाव को आप किस तरीके से देखते हैं? मानसी, पूरे देश में दिल्ली पहला इकलौता ऐसा राज्य है जहां पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का शुभारंभ किया है अरविंद केजरीवाल ने। इसके तहत जो पुजारी हैं, जो ग्रंथि हैं तमाम, उनको हर महीने 18,000 रुपए का वेतन दिल्ली सरकार देगी। और इसके तहत जब इसका ऐलान हुआ तो पुजारी ग्रंथि जो तमाम थे, उनका एक दल केजरीवाल के आवास पे भी पहुंचा धन्यवाद देने के लिए इस योजना के तहत। अब इसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई कि अब एक तो वो बिना किसी योजना के 1100 रुपए का एक तरह से घूस दे रही है महिलाओं को, लेकिन यहाँ पे पुजारियों का ध्यान रखने के लिए अगर आप मंदिर बनवा रहे हैं तो पुजारी भी उसमें होते हैं। बीजेपी ने उनका ध्यान नहीं रखा, लेकिन अब आम आदमी पार्टी अगर पुजारियों का ध्यान रख रही है, उनको मासिक वेतन दे रही है, ग्रंथियों को वेतन दे रही है, तो बीजेपी को परेशानी हो रही है। इसको लेकर बीजेपी ने यह कहा था कि आप रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं, अभी आपको चुनाव से पहले ही जो है पुजारियों की याद आई। तो इस पर संजय सिंह ने यही पलटवार किया था मानसी, कि अगर आपको इतना ही पुजारियों का दर्द समझ में आता है तो हमारी तो 1 या 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में। आपकी 22 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं, आप वहां 22 के 22 राज्यों में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना चालू कर दीजिए। हमने 18,000 दिया, आप आधी कीमत पे देना शुरू कर दीजिए, कम से कम 9,000 ही दे दीजिए। तो आप क्या हमें देखकर आप अपनी योजनाएं शुरू करेंगे कि हमने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू किया? नहीं, आप तो योजना लेकर आ नहीं रहे। ऊपर से जब योजना लेकर आते हैं तो आप इस तरीके के आरोप लगाते हैं। जब आपकी 22 राज्यों में सरकार है तो आप क्यों लेकर नहीं आते इस तरीके की योजना? कई राज्यों में इनके 2-2, 3-3 कार्यकाल हो चुके हैं, केंद्र में इनकी 11 साल से सरकार है, तब इनको पुजारियों का ध्यान नहीं आया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल अगर ये योजना लेके आ रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि अकस्मात कोई लेकर आए हैं, लगातार वो तमाम एक तरह से चरणबद्ध तरीके से वो तमाम योजनाएं लेकर आ रहे हैं, चाहे छात्रों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, ऑटो वालों की बात करें, शिक्षा को लेकर बात करें और अब पुजारियों की बात करें, तमाम योजनाओं को वो एक तरह से क्रमवार रूप से लेकर आ रहे हो। इसी क्रम में आगे भी वो कई योजनाओं का अभी ऐलान करने वाले हैं मानसी। तो बीजेपी का ये जो आरोप है कि चुनाव से पहले ही केजरीवाल को पुजारी याद आ रहे हैं, तो आपकी तो इतने समय से सरकार है देश में, आपने पुजारी को क्यों याद नहीं किया? क्या मंदिर, पूजा, पुजारी ये सब आपके लिए सिर्फ चुनावी टूल्स हो गए हैं कि वोट बटोरने का? अगर आपको सच में ध्यान था तो आप पुजारियों का सम्मान कर देते, पुजारियों को सम्मान राशि दे देते। आप देखिए, केजरीवाल ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका ही ऐलान किया, कुछ ऐसी और तमाम योजनाएं हैं जो अभी पिछले दिनों हमने लाइव में बताई थी। और इसमें से एक है महिलाओं को 2100 रुपए देने का जो वादा उन्होंने किया था। ये तो अघोषित तरीके से 1100 रुपए बांट रहे हैं, लेकिन केजरीवाल का यही कहना है कि अभी तक 1000 रुपए हम देते थे, रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। इसको लेकर अब हम जब सरकार बनेगी, नई सरकार बनेगी, तो अगर आम आदमी पार्टी की तीसरी बार यहां सरकार बनती है तो हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। ये इन्होंने सबसे पहले ऐलान किया था, और ये तब किया था मानसी जब अरविंद केजरीवाल गृह मंत्री पर हमलावर थे इस चीज को लेकर कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था देश में सबसे बदतर हो गई है। और जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद 48% की बढ़ोतरी देखी गई है, तब से लेकर अभी तक 12 सालों में दिल्ली में। जबकि होना यह चाहिए था कि केंद्र सरकार के हाथों में अगर दिल्ली की सुरक्षा है तो फिर आपको महिला सुरक्षा पर का भी ध्यान रखना चाहिए था, और इसके साथ ही साथ जो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, दिल्ली की पुलिसिया व्यवस्था, उसको भी चाक चौबंद रखना चाहिए था। लेकिन उसका स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इसको लेकर दिल्ली के लोग दहशत में, और खासतौर से महिलाओं पर जो अपराध है उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, संबल देने के लिए एक तरह से 2100 रुपए का उन्होंने ऐलान किया था। इसके साथ ऑटो वालों को मिलेगा 10 लाख का बीमा। आप याद कीजिए मानसी, हुआ यह था कि अरविंद केजरीवाल ने तमाम जो ऑटो वाले हैं उनको अपने घर चाय पे बुलाया था, और इनका जो संबंध है ये ऐसा नहीं था कि कोई चुनावी दाव है और अभी ऑटो वालों के बीच गए अरविंद केजरीवाल, या ऑटो वाले अभी आए हैं केजरीवाल के घर पे। एक पोस्टर था कि जब पहली बार आम आदमी पार्टी 2015 में चुनाव लड़ रही थी, 2013 में माफ कीजिएगा, तो एक फोटो पोस्ट की थी अरविंद केजरीवाल ने ये बताते हुए कि देखिए, मैं और मनीष सिसोदिया जब पहला चुनाव लड़ रही थी आम आदमी पार्टी, तो हमने ऑटो वालों से परमिशन लेकर, उनकी अनुमति लेकर उसके पीछे पोस्टर्स लगाए थे
कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्या हम पोस्टर लगा लें कि आप हमारा प्रचार करेंगे दिल्ली में घूम घूम कर। और तब दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। तो ये रिश्ता तब से बरकरार है जब आम आदमी पार्टी घुटनों पर चल रही थी। तो उसको लेकर उन्होंने चाय पे बुलाया था और उनकी जो तमाम समस्याएं हैं उसको सुना, ताकि उनकी समस्याओं को सुनकर केजरीवाल अगर कोई योजना लाना चाहें तो उसमें उन्हें मदद मिल सके। तो उसमें से ही एक ने कहा था कि आप जो है हमारे घर पर खाने पे आइए। तो हमने लाइव में ही वो दिखाया था मानसी कि केजरीवाल उनके घर पहुंचे थे खाना खाने और सपत्नी पहुंचे थे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पहुंची थी। और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि इनके जो यूनिफॉर्म है वो भी हम देंगे, 2 यूनिफॉर्म का पैसा, साथ ही साथ 10 लाख का बीमा भी देंगे और उनके बच्चों की जो ट्यूशन की पढ़ाई होती है वो भी देंगे। तो एक तरह से ये इन्होंने ऐलान किया था। तो ये ऐसा नहीं है कि चुनावी दांव चल रहे हैं, इनका रिश्ता काफ़ी पुराना है। और जो दिल्ली में आप घूमेंगी, दिल्ली में जो तमाम लोग ऑटो वाले हैं उनसे किसी भी ऑटो में बैठकर पूछेंगे तो 95% से ज़्यादा जो है वो केजरीवाल के ही समर्थक मिलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि केजरीवाल की जब शुरुआत थी तब इन्होंने बड़ा समर्थन किया था उनका। आप देखिए, इसके साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि बुजुर्गों को संजीवनी योजना का लाभ, ये इसके बारे में तो है जो है रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा 2100 रुपये वाली योजना के साथ ही संजीवनी योजना का भी शुरुआत इन्होंने किया। और इसमें आप देखिए खास बात यह है मानसी कि इसमें किसी भी श्रेणी को ऐसा रखा नहीं गया है कि कोई SC ST OBC है या BPL है वही इलाज करवा सकता है। जितने भी 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं दिल्ली में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो, जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाना हो या सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना हो, किसी भी अस्पताल में कोई भी इलाज पूरी तरह से निःशुल्क होगा, ये अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था। तो ये ऐसे चुनावी वादे नहीं है कि हम मंदिर बनवा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये ऐसे वादे हैं मानसी कि अगर ये जमीन पर आते हुए दिखते हैं, क्रियान्वित होते हुए दिखते हैं, तो ये चरितार्थ होते हुए दिखते हैं, तो ये इनका फायदा आम जनता को सीधे तौर पर मिलता हुआ दिखता है। और यही कारण है कि पिछले 2 बार से 60 के ऊपर इनकी सीटें आ रही हैं। 2015 में 67 और इस बार 62। क्योंकि जो वादे किए थे उन्हें अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं पूरा किया है। जी बिल्कुल, और केजरीवाल यही चाहेंगे कि इस बार भी जो इनका स्ट्राइक रेट है वो बरकरार रहे। जो 67 और 62 सीटें आई हैं दोनों, 2020 की बात करें और इधर 2015 और 2020 की बात करें, तो इस बार वो हैट्रिक बनाने की ओर देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ पुजारी ग्रंथियों की हमने बात की। इसके साथ ही आप देखिए जो अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठा था मानसी, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि एक तरफ बीजेपी संविधान विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, अंबेडकर का अपमान कर रही है, दलितों का अपमान कर रही है और दलितों का हितैषी बनती है बीजेपी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दलित छात्रों की पढ़ाई के लिए एक बड़ा ऐलान किया था और उन्होंने ये कहा था सीधे तौर पर कि ये अमित शाह को मेरा जवाब है आम आदमी पार्टी की ओर से कि आप दलितों का अपमान करते हैं, लेकिन हम दलितों का ध्यान रखते हैं, उनकी शिक्षा का ध्यान रखते हैं। उसके तहत मानसी ये था कि दिल्ली के जो दलित छात्र हैं, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी वो किसी विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ एडमिशन लेना होगा। उसके बाद उनके आने जाने, पढ़ने का, रुकने का, खाने पीने का, सब तरह का स्टेशनरी का खर्चा दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो देगी। तो एक तरह से आप ये देखिए, ये ऐसे खोखले मुद्दे नहीं हैं या इस तरीके के उन्माद फैलाने वाले मुद्दे नहीं हैं जो सिर्फ एक तरह से चुनाव के समय गर्म होते हैं उसके बाद ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। ये वो मुद्दे हैं, वो वादे हैं जिनको धरातल पे होते हुए, सच होते हुए देखा भी गया। और केजरीवाल को जिस तरीके से दिल्ली वाले लगातार सपोर्ट करते आए हैं, तो उसमें भी देखा जा रहा है मानसी कि ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बहुत ये जो मुद्दे हैं ये सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा यश, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने तमाम जानकारियां दी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में जो है लगातार अरविंद केजरीवाल जो है आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। मतलब चुनाव अभी आए नहीं है, लेकिन इससे पहले चुनावी तैयारियों में जो है आम आदमी पार्टी अभी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। चाहे वो जन योजना हो, चाहे कई मुद्दे हो, उन मुद्दों पर खुलकर बात कर रहे हैं और तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जिन्हें जो परेशानियां हैं उनकी सुनवाई कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अभी भी फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जब दिल्ली चुनाव का ऐलान होगा, उसके बाद जो परिणाम आएंगे, उसके बाद पता चल पाएगा क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि बीजेपी जो है ड्रेल होती नजर आ रही है, वो अभी से ही बैकफुट पर नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से अभी तक चुनाव को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, ना ही कोई रणनीति सामने आ रही है। तो दर्शकों, आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही।